वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आपकी सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन जो आपकी एग्ज़ामों के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये एक शानदार सा सेशन आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए आइए, जो मैं आपको 40+ क्वेश्चन करवाऊंगा, कोशिश करिए कि आप लोग इसमें 35+ ही क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण और एक शानदार सा सेशन जो आपके एग्ज़ामों के लिए ताबड़तोड़ और महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये एम्स पीएफटी ये सारी एग्ज़ामों में काम आएगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा साथियों? टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए देखिए साथियों, क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है कि भोजन श्रृंखला को आधारभूत संवर्ग में विभाजित किया गया है 4, 3, 5 या फिर 7। कितने जो है वर्गों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो सभी को नोट डाउन करके रखना है कि इसे कितने संवर्ग में बांटा गया है। कितने संवर्ग में बांटा गया है? 3 संवर्ग में बांटा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, भोजन श्रृंखला 3 जो है आधारभूत संवर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और किस एग्जाम में आया है, सारा कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, केवल अंडों की पैदावार के लिए चिकन प्रजनन करना कहलाता है। ब्रोई जो है लारस, या फिर आपका होगा लोएसर, या फिर होगा आपका गेवर्स, या फिर होगा आपका जो है कुक्कुट पालन। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों, सभी लोगों को ध्यान रखना है और सभी साथियों को नोट डाउन करके रखना है। अगर आप सभी का आंसर आ पा रहा है, क्या आपका लेसर, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ले रस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी। केवल अंडों की पैदावार के लिए चिकन प्रजनन करना जो है आपका लेसर कहलाता है। क्या साथियों? लेसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होने वाला है। चलिए साथियों, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पाचन पथ में क्या बोला है कि पाचन पथ में सामान्य रूप में पाए जाने वाले विकार को चुनिए। सतत पेशी संकुचन, या फिर आपका दमा, पीलिया, या फिर पेचिश होगा। क्या आप लोग बता पाएंगे? तो साथियों नोट करना, आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका पेचिस। क्या होगा साथियों? पेचिस अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर होगा। पेचिस क्या है? तो पेचिस या आपका प्रवाही का पाचन तंत्र का रोग होता है, जिसे गंभीर जो है आपका डायरिया की शिकायत होती है। ठीक है, जिसे अतिसार भी कहते हैं। तो साथियों, आप सभी लोग जो है ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सभी साथी पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि मानव का पूर्वज होमो जो है इरेक्टस है। क्रो-मैनन मानव के जो है जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए हैं। बोला गया है कि आधुनिक मानव का पूर्वज आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, या मानव जाति, ठीक है, होमो सेपियंस का सर्वाधुनिक पूर्वज क्रो जो है आपका मैग्नन मानव है। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों, सभी को नोट करना है कि आपका जो राइट आंसर होने वाला है, कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य कथन होगा वो होगा क्रो मैनन मानव के जीवाश्म जो है अफ्रीका में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? अफ्रीका में पाए गए हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है और सत्य आंसर होगा। वह पादप जो कि एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवसर के बंधक स्थल के आकार के बीच से संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है। तो अच्छी तरह से अगर विवरण करेगा, पूरक होगा, समपूरक होगा, मजबूत होगा, या फिर आपका उदासीन होगा। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों, क्या होगा? पूरक होगा। क्या होगा? पूरक होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, पूरक आपका सही आंसर होगा। एंजाइम और इसके जो है सब स्टेशन के मध्य परस्पर पूरक क्षेत्र होते हैं और इसके द्वारा
इनके मध्य जो है बंध स्थापित होते हैं और इसी के कारण ही प्रत्येक एंजाइम सब स्टेट जो है जोड़ा विशिष्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शरीर में उपापचयी अपशिष्ट, क्या बोला है कि शरीर में उपापचयी स्पष्ट जो है निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है। किस प्रक्रिया को? निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है। बहिर्क्षेपण या फिर उत्सर्जन या फिर होगा आपका निःशोषण या फिर होगा आपका संवेदन। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों सभी को नोट डाउन करना है मेरे साथ। अगर आप सभी का आंसर आ रहा है बहिर्क्षेपण तो आपका राइट आंसर होगा। क्या आपने लगा पाया होगा? बहिर्क्षेपण अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शरीर में उपापचयी अवशिष्ट निकासन को बहिर्क्षेपण कहते हैं और वृक्क द्वारा मूत्र के रूप में जो है निष्कासन को उत्सर्जन भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? पेशीय सह समन्वय या फिर स्मृति या फिर होगा आपका गंधक का जो है संवेदन या फिर होगा वाक। क्या हो सकता है? तो साथियों सभी को नोट डाउन करना है। क्या होगा आपका पेशीय सह जो है आपका समन्वय। क्या होगा? पेशीय सह समन्वय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुमस्तिष्क का कार्य पेशीय सहन संवहन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या बोला है कि जब आप बालों को काटते हैं, जब आप बालों को काटते हैं तब आपको दर्द महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? तो चलिएगा आपको इसका रीज़न जानकर बताना है। क्योंकि त्वचा की सर्वोच्च सतह मृत होती है, बालों के तंतु में जो है मृत कोशिकाएं होती है, संपूर्ण त्वचा में मृत कोशिकाएं निहित होती है और बालों की जड़ में कोई तंत्रिका पेशी की नहीं होती है। क्या आंसर हो सकता है? तो भाई नोट करिएगा, अगर आप सभी ने लगा पाया है ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों, क्या सभी साथियों और सभी बंधुओं ने लगा पाया कि बालों के जो है तंतु में मृत कोशिका होती है? कौन सी? डेड सेल होती है, मृत कोशिकाएं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इसलिए हम लोग उसे काटते हैं तो क्या है, दर्द नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि गंभीर अवस्था के दौरान पेशी ऐंठन किसके जो है संचयन के कारण होता है? अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका एल्कोहल, दूसरे की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, अगर तीसरे की बात करें लैक्टिक अम्ल और जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड या केवल लैक्टिक अम्ल होगा। क्या आंसर हो सकता है बताइए ज़रा। तो साथियों अगर आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है लैक्टिक अम्ल तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? लैक्टिक अम्ल इज अ राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर डी आपने लगाया है? बिल्कुल। गंभीर अवस्था के दौरान पेशीय ऐंठन व थकान पेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचयन का कारण होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो आपको थकान महसूस होती है ना, अगर आप दौड़ के आते हैं तो आपको लगता है हम थक गए हैं, आप जो है कहीं से आ जाए आपको लग जाए थक, वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही होता है। अधर का विपरीत है, क्या बोला है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अधर का विपरीत क्या है? तो पश्च होगा, पूर्ववर्ती होगा या फिर पार्श्व होगा या फिर आपका पृष्ठीय होगा। तो जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा पृष्ठीय ही होगा। क्या होगा? पृष्ठीय आपका सही आंसर होगा। जो है सभी बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में दो सतह अधर अर्थात आगे वाली सतह पृष्ठीय तथा पीछे वाली सतह में जो है आपका क्या है, आपका बांटा गया है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों तो क्या दिया गया है? किसके अनुसार मानव एक मानव एक सामाजिक जंतु है? क्या बोला गया है? सभी लोग जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसके अनुसार मानव एक सामाजिक जंतु है? कैसा जंतु है? सामाजिक जंतु है। आपका लास्की जो है, प्लेटो, अरस्तु या फिर रूसो होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों मेरे साथ नोट करिएगा, अगर आप सभी का आंसर आ रहा है अरस्तु,
क्या होगा? अगर आप सभी का आंसर आ रहा है अरस्तु तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सभी साथियों ने कर पाया क्या? इसके अनुसार मानव एक क्या है आपका? समजाति जंतु होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो अरस्तु होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु कौन है? तो आपके बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक आपका अरस्तु है। और इनके अनुसार जो है मानव एक सामाजिक जंतु होता है। मानव एक कैसा जंतु है? तो मानव एक सामाजिक जंतु होता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया है। कितने समूह में बांटा गया है? इन्हें दो समूहों में बांटा गया है, जंतु समूह और वनस्पतिक समूह। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है? ऑथेंटिक चीज़ें साथियों, और होप कि ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगी। ठीक है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो ऑलरेडी बेस्ट कंटेंट है और सारा चीज़ें जो है ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो आप इतना ही पढ़ना है बस। ठीक है, देखिए, चमगादड़, टिड्डा तथा कबूतर के पंख किसका उदाहरण होता है? समजात अंग का, समवृत्तीय अंग का, या फिर आपका अवशेषी अंग का, या बाह्य कंकाल का? क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों मेरे साथ नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा, क्या समवृत्तीय अंग आंसर कर पाएगा क्या? बिल्कुल, चमगादड़ जो है, टिड्डा तथा कबूतर के पंख जो होते हैं, यह समवृत्तीय अंग, कौन से? समवृत्तीय अंग का उदाहरण है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है कि नलिकाओं का समुच्चय, क्या बोला है? नलिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों या सार्वजनिक भवनों से वाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका नली प्रणाली, या फिर आपका परिवहन, या फिर आपका जो है मलन, या फिर आपका मल व्यवस्था? तो जरा आंसर करिएगा सभी साथी, आंसर क्या होगा? तो साथियों अगर आप सभी का आंसर आ रहा है मल व्यवस्था तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? मल व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो उन नलिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों या सार्वजनिक भवनों में वाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं, मल व्यवस्था कहलाते हैं। कौन सी? मल व्यवस्था कहलाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो क्या है? 11 वर्ष, ठीक है, मतलब 11 वर्ष 18 माह के बीच, 18 वर्ष, 11 वर्ष या 18 वर्ष के बीच की आयु खालिस्तान कहलाती है। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। इसे कहेंगे वयस्कता, या फिर बच्चा, किशोरावस्था, या फिर बाल्यावस्था कहेंगे। क्या आप लोग जानते हैं? जी हाँ सर जी, हम लोग जानते हैं। हम लोग इसे किशोरावस्था कहेंगे। क्या? किशोरावस्था कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 11 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की आयु को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, और किशोरावस्था में ही या किशोरावस्था को मनुष्य के जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। कौन सा काल? बसंत काल भी कहा जाता है। और ये काल सभी प्रकार के मानसिक शारीरिक के विकास को क्या करता है? उसमें समय होता है। चलिए तथा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, IUCD, ठीक है, का अर्थ क्या है? तो IUCD के अर्थ आप ये बताना है, गर्भ निरोधक है, वनस्पतिक प्रचार है, प्रजनन क्षमता में वृद्धि है, या फिर गर्भपात को रोकना है। क्या आंसर हो सकता है? साथियों सभी को नोट करना है, ये होगा आपका गर्भपात। क्या आंसर होगा साथियों? ये होगा आपका गर्भपात नहीं, गर्भ निरोधक। क्या होगा? गर्भ निरोधक है यह। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। IUCD एक जो है छोटी आकार का गर्भ निरोधक उपकरण है, जो कि एक महिला के गर्भाशय में रहता है, और इसमें IUCD लूप या तांबा जो आपका काइल भी कहा जाता है, और यह जो आपका IUCD अंडे तक पहुंचने वाले शुक्राणु को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, राजस्थान में स्थित पक्षी अभयारण्य जो है ज्ञात कीजिए। आपका थट्टेकाडू, या फिर भरतपुरम, या फिर आपका होगा रंगा जो है रंगाथेडू, या फिर सुल्तानपुर।
क्या आंसर हो सकता है साथियों? तो नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा भरतपुर। क्या राइट आंसर होगा? आपका जो राइट आंसर होगा भरतपुर इज़ अ राइट आंसर। अगर सभी साथियों ने लगा पाया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, वह सुरक्षित क्षेत्र, क्वेश्चन क्या बोला है कि वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं। तो चिड़ियाघर, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या फिर होगा आपका जीवमंडल रिजर्व। क्या आंसर हो सकता है? तो मेरे साथियों नोट करिएगा क्या आंसर होने वाला है कि वह सुरक्षित क्षेत्र, क्या बोला है? वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। ये ध्यान रखना है कि अभयारण्य वह सुरक्षित क्षेत्र है। अभयारण्य क्या है? वह सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर जानवर बिना किसी बाधा के अपना प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? आपके प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि लैंगिक जनन की असुविधाएं हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि लैंगिक जनन की असुविधाएं हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रक्रिया धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न नहीं करती। प्रक्रिया धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न करती है। प्रक्रिया तेजी से होती है और कई वंश उत्पन्न नहीं करती है, या प्रक्रिया तेजी से होती है और कई वंश उत्पन्न करती है। चलिए साथियों, आंसर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो मेरे साथ नोट करिएगा, प्रक्रिया धीमी होती है। प्रक्रिया क्या होती है? धीमी होती है और कई वंशज उत्पन्न नहीं करती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या सभी साथी ने कर पाया क्या? अगर आपने बिल्कुल कर पाया है तो बहुत अच्छी बात है। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जो है युग्मकों के मिलने से बनी संरचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, और यह लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है? बोला है कि आकस्मिक प्रेरण विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों की तरह प्रेरित करते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है इसका उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, क्या है इसका उदाहरण नहीं है? पेनिसिलियम की खोज है साथियों, या फिर बोर्दो मिश्रण की खोज ये भी है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत ये नहीं है, और रोंटेजन द्वारा एक्स किरणों की खोज ये भी है। तो कौन सा नहीं होगा? तो क्या हमारा साथियों सी आंसर होगा क्या? जी हाँ साथियों, अगर आपने सी लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या साथियों? डेफिनेटली हमारा राइट आंसर होने वाला है कि बोला है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत आकस्मिक प्रेरण विज्ञान के महत्वपूर्ण खोजों से प्रेरित नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखिएगा। चलिए उसी प्रकार से साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया है। समान जाति के सही व्यक्तित्व क्या है? क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि समान, ठीक है, क्या बोला है? समान जाति के सही व्यक्तित्व क्या है? तो देखिए, अंतःस्मरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना। अंतःस्मरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना, अनउपजाऊ का, ठीक है, एक में उपजाऊ एक में अनउपजाऊ, और समान आवास में रहना या अलग आवास में रहना। क्या होगा जरा आप लोग बता सकते हैं? तो मेरे साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि अंतःस्मरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा साथियों कि समान जाति का सही व्यक्तित्व अंतःस्मरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पोलियो की रोकथाम के लिए, क्वेश्चन क्या बोला है? पोलियो की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाया गया अभियान का नाम बताइए। ठीक है, क्या सरकार द्वारा चलाया गया अभियान का नाम क्या है? तो पोलियो रोकथाम, पोलियो प्रतिरक्षण, या फिर पोलियो टीकाकरण, या फिर जो है पल्स पोलियो। क्या आंसर हो सकता है?
तो साथियों नोट करिएगा मेरे साथ, अगर आपका राइट आंसर होगा पल्स पोलियो, क्या राइट आंसर होगा पल्स पोलियो, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार द्वारा 1903 से लेकर 98 तक पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है और क्या बोला है, यदि करी गिर जाए तो, यदि करी गिर जाए तो उसमें जो है प्रयोग की गई हल्दी से हमारे कपड़ों पर पीला धब्बा जो है रह जाता है। यदि इस पीले धब्बे को साबुन और पानी से साफ किया जाए तो रंग में क्या परिवर्तन होगा? पीले से हरा हो जाएगा, पीले से बैंगनी हो जाएगा, पीले से लाल हो जाएगा, या पीले से नीला हो जाएगा? तो ऑब्वियसली आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा और क्या इफ़ेक्ट इसमें पड़ने वाला है। अगर इफ़ेक्ट की हम लोग बात करें तो पीले से यह लाल हो जाएगा। पीले से कैसा हो जाएगा साथियों? पीले से यह लाल हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल्दी जो है क्षार जैसी साबुन, हल्दी क्षार जैसी साबुन और पानी से क्रिया करके पीले रंग को लाल कर देता है। और आपने देखा होगा, ठीक है, अमूमन आपके घरों में होगा तो आपने यह देख रखा होगा, ठीक है ना। क्या राइट आंसर है आपका? जो राइट आंसर है पीले से क्या होना, लाल हो जाना है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है। पेड़ों के तनों को सरलता से भेदने के लिए जो है आपका जो है कट पोड़वा जैसे पक्षियों के तेज नुकीले जो है चेज होते हैं, ताकि बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो। नुकीले चेज का क्षेत्र इसके सिरे से अधिक हो। बल एक बड़े क्षेत्र पर केंद्रित हो, या जो है लगाया गया दाब कम हो। तो क्या आंसर हो सकता है? तो मेरे साथियों नोट करना है चीज़ों को। हमारा जो राइट आंसर होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए आपने लगाया है क्या, कि बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो। क्या होगा? जो फोर्स है वह छोटे केंद्र पर जो है बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित है, छोटे क्षेत्र पर केंद्रित है, ये ध्यान रखना। पेड़ के तनों को सरलता से भेदने के लिए, पेड़ के तनों को सरलता से भेदने के लिए आपका जो है कड़फोड़वा जैसे कि पक्षी को तेज नुकीले जो है चोंच होते हैं, ताकि यह बल एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साथियों आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर चीज़ें आपको अच्छी लगे तो आप लोग सेशन को शेयर करिएगा। चलिए ये हो चुका है। बोला है जॉपिंग क्या है, क्या है जॉपिंग, क्या है ये आप बताना है। तो देखिए जॉपिंग की बात करें, जापानी सूचना प्रौद्योगिकी विधियों को दिया गया वह एक नाम है। क्या यह दिए गए जो है समापन मतलब परिष्कृत का प्रकार और साधारणतः लाख जो रोंगन पर आधारित है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ये क्या है? यह जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हमें नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों तो क्या दिया है ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा द्रव, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा द्रव पौधे के रंग एवं अल्पकालिक मंक को बनाने में प्रेरित नहीं होता है। साथियों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं परंतु जल्द इतने रहते हैं क्योंकि टाइम वैसे भी हमारे पास कम रहता है, तो हम लोग नहीं को नहीं पढ़ पाते और हमारा फिर क्वेश्चन गलत होता है। तो हमें जो है इन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। पानी होगा, ग्लिसरीन होगा, या फिर आपका सेफ्रोनिन होगा, या फिर नीला मेथेनिन होने वाला है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या आंसर होगा। तो साथियों अगर आपने नीला मेथिलीन आंसर लगाया है तो आपका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। यह हमें ध्यान रखना है कि नीले मेथिलीन द्रव पौधे के रंगे हुए जो है अल्पकालिक मंक को बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से निम्न में से जो है विषम का चुनाव हमें करना है। क्या करना है? निम्न में से विषम का चुनाव, कोशिका शरीर, या फिर एक्सॉन, या फिर होगा आपका स्ट्रिएशन, या फिर दुष्माक्ष।
क्या है? तो मेरे साथ ही नोट करिएगा, अगर आप सभी ने लगा पाया है क्या इस एस्ट्रिएशन, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? एस्ट्रिएशन आपका बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है कि सुबह सूक्ष्मदर्शी में प्याज के छिलके को कोशिकाओं का प्रेरण कर रही है। वह एक जो है फोकस से या फोकस में ज़्यादा संख्या में कोशिका प्रेरित करना चाहती है, तो बोला गया है कि उसे प्रेक्षण करना चाहिए कम क्षमता से, तीव्र क्षमता से, या फिर तेल जो है नियंजन, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। तो साथियों चीज़ों को नोट करना है, क्या होगा? राइट आंसर निकल के आएगा कम क्षमता। क्या होगा? कम क्षमता में इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि एक बार में अधिक कोशिकाओं का अध्ययन करना हो तो कम क्षमता के आवर्धन में देखना चाहिए, और इसमें कोशिकाएं आकार में छोटी और अधिक जो है दिखेगी, यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, द्रव ए क्या है आपका? ए द्रव या द्रव ए का जो है घनत्व क्या है? द्रव बी द्रव घनत्व से कम है। यदि दोनों द्रव का बराबर भार लो तो वे बराबर आयतन लेंगे। ए ज़्यादा आयतन लेगा बी से, बी ज़्यादा आयतन लेगा ए से, या आयतन ऊपर के जो है कारक पर निर्भर नहीं करेगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है, और साथियों आप लोगों ने आंसर लगा पाया होगा। ए जो है आपका, ए ज़्यादा आयतन लेगा किससे? बी से। ए का आयतन क्या होगा? ज़्यादा होगा। सभी लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए का घनत्व कम होने से ये बी से ज़्यादा घनत्व घेरेगा। घनत्व किसी पदार्थों के आपका घनेपन को या घनेपन की माप है। यह दर्शाता है कि कोई पदार्थ कितनी अच्छा तरीके से आपका सजाया हुआ है, और इसकी इकाई किलोग्राम प्रति मीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, क्या बोला है? जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यह हमें बताना है। तो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो मेरे साथियों आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, और हैबर विधि में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि जीव विज्ञान की शाखा, क्या बोला है? जीव विज्ञान की शाखा जो है ऊतकों और उनके संगठनों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाएगा? तो आपका वर्गीकरण विज्ञान, ऊतक विज्ञान, कोशिका विज्ञान, या फिर आकृति विज्ञान कहलाएगा, जरा मुझे बताइएगा। तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, ऊतक विज्ञान यह कहलाएगा। टिश्यूज जो है, ठीक है, टिश्यूज जो है आपका कहलाएगा, या टिश्यूज जिसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऊतक विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है साथियों, नोट करिएगा। हिस्टोलॉजी में पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं और ऊतकों की सूक्ष्म जो है शरीर रचना और संगठन का अध्ययन किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंखों के बीच की आवश्यक न्यूनतम दूरी, अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है साथियों, तो उसके लिए एक न्यूनतम दूरी सेट किया गया है। वो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो क्या कोई भी बच्चा गलत कर सकता है क्या कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए? अमूमन दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो साथियों, ये थी आपकी महत्वपूर्ण और एक शानदार सी क्लास। आई होप आप लोग को जो है चीज़ें समझ आई होगी, और आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए। बहुत ही शानदार सी चीज़ें और भी मैं चाहता हूँ कि आपको प्रतिदिन कुछ नई अपडेट जो है प्रोवाइड करूँ। मतलब आप मेरा हर दिन एक नया हो। ये मत सोचिए कि कल हमने क्लास किया फिर कल भी हमारी क्लास है, ऐसा नहीं। सोचिए कि आज कुछ किया है हमने और कल इससे अपना बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप लोग फिर बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज का यह सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। हैव अ नाइस डे वॉचिंग फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।